व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब यहाँ पर व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। और इसको व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों बोला जाता है उसको अब हम देखते हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो जैसे हमारे सामने तो एक सर्किट बना हुआ है ना, इस तरह से। तो यही व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है, थ्योरेटिकल डायग्राम है। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब किसी मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट का नाम है, ठीक है। और ये किस तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट होता है कि इसमें 4 रेजिस्टेंस है ना, जिसे हमने नाम दिए है PQRS, है ना। ये 4 रेजिस्टेंस क्वाड्रेंगल शेप में जुड़े होते हैं, ठीक है। और इसका जो यूज है ना, जैसे हमने ये 4 रेजिस्टेंस बोले, तो ये 4 रेजिस्टेंस में से एक रेजिस्टेंस नॉन होता है, ठीक है। नॉन रेजिस्टेंस मतलब इसको हम खुद अप्लाई करते हैं इसकी वैल्यू। और एक रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस होता है। अननोन रेजिस्टेंस मतलब जिसको हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें 4 रेजिस्टेंस क्वाड्रेंगल शेप में जुड़े होते हैं, और जिसका यूज किसलिए किया जाता है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू किस तरह से फाइंड होती है और कैसे इसका यूज करते हैं उसको हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक सर्किट्स का इंट्रोडक्शन देखे पहले कि हम कौन से पार्ट को, कौन से साइड को क्या बोलते हैं, फिर उसका प्रिंसिपल और ये सब हम प्रूव करेंगे अभी, ठीक है। तो सर्किट में तो जैसे यहाँ पर साइड क्या है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ठीक है, मतलब क्वाड्रेंगल इसमें जुड़े हुए हैं। तो क्वाड्रेंगल की साइड AB है ना, ये AB और BC है ना, AB और BC, इन साइड को बोला जाता है, ठीक है, रेशनल साइड, ठीक है। रेशनल मतलब, ठीक है, ये सिर्फ है ना इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अब हम आगे इसको समझेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, है ना, रेजिस्टेंस मतलब साइड को रेशनल साइड बोलेंगे, ओके, या रेशो साइड बोलेंगे, ठीक। और उसमें जो रेजिस्टेंसेस लगे, कौन लगा है, P एंड Q, इन रेजिस्टेंस को बोला जाता है रेशो रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब कि सिर्फ रेशो बैलेंस करने के लिए काम में आते हैं, ठीक। और नेक्स्ट इसमें से साइड AD है ना, साइड AD, इस साइड AD को क्या बोला जाता है, ये होती है नॉन साइड, ठीक है, नॉन साइड मतलब, ठीक है। और इसमें जो रेजिस्टेंस लगा है ना, जिसको हमने R से दिखाया है, ये वाला, ये क्या कैसा होता है, नॉन रेजिस्टेंस होता है। मतलब हम इस सर्किट में खुद ही रेजिस्टेंस को अप्लाई करते हैं डिवाइस के हेल्प से, ठीक है। तो इसलिए इसको, इसकी वजह हमें मालूम होती है, इसलिए इसको नॉन रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्या हो गई, साइड CD, ठीक है, साइड CD, ठीक, ये अननोन आर्म कहलाती है, ठीक है। इसको रेशो या साइड बोलते हैं या आर्म बोलते हैं, है ना। रेशनल आर्म या रेशो रेजिस्टेंस, और नॉन आर्म बोलते हैं, है ना, या साइड भी बोलते हैं। और ठीक है, नेक्स्ट साइड CD, इस साइड CD को क्या बोला जाता है, अननोन आर्म, ये वाला, है ना, ठीक, ये होगा अननोन आर्म या अननोन साइड, ठीक। क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस S, ये अननोन रेजिस्टेंस होता है, मतलब इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस की, उसी को यहाँ जोड़ा जाता है, ठीक है। ऐसे मतलब ये तो हो गया उसकी साइड का इंट्रोडक्शन। इसको बोलेंगे रेशो आर्म, दोनों को, ये क्या कहलाएगी, है ना, नॉन आर्म, ये उसमें लगा हुआ रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस, ये होगी अननोन, है ना, आर्म, और ये क्या कहलाएगा, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें यहाँ पर कौन है, साइड ये वाली, है ना, B और D, ठीक है, साइड BD, ये आर्म BD, है ना। इसी आर्म BD को, ठीक है, क्या बोला जाता है, ब्रिज बोला जाता है, ठीक है, ब्रिज आर्म बोलते हैं। और ब्रिज आर्म क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको ब्रिज आर्म क्यों बोलते हैं, ब्रिज का मतलब क्या होता है, जो जनरल रूप में हम ब्रिज बोलते हैं रास्ता, है ना, पुल, है ना, वैसे ही इसका मतलब है। जैसे यहाँ पर ये सर्किट है ऐसा, है ना, 4 रेजिस्टेंस है इस तरह से, तो यहाँ से अगर करंट आ रही है ना, यहाँ से करंट आ रही है सेल में से, ठीक है, ऐसे, तो करंट कहाँ से चली जाएगी, इस P में से चली जाएगी, ठीक है। और फिर P से होते हुए फिर कहाँ चली जाएगी, Q में से, है ना। मतलब इस बात को फॉलो करते यहाँ चली जाएगी, इधर से करंट डिस्ट्रीब्यूट होकर किसमें से चली जाएगी, R में से, और फिर किसमें से, S में से। मतलब इन दोनों के बीच में भी कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर हम एक वायर कनेक्ट कर दें इसके बीच में B और
बी के पीछे। तो ये वायर के थ्रू की करंट किस पे भी फ्लो होगी, बी से डी की ओर भी फ्लो होगी। तो यहाँ ये साइड बीडी ने, यहाँ बीडी ने करंट को क्या दे दिया, एक रास्ता दे दिया, एक पाथ दे दिया, है ना। तो इसलिए इस साइड बीडी को क्या बोला जाता है, ब्रिज बोला जाता है। ब्रिज मतलब जब हम जनरल इसमें डेली लाइफ में वर्ड यूज करते हैं तो वही मीनिंग उसका यहाँ पर भी, करंट को रास्ता देने का काम करती है वो साइड, इसलिए इसको ठीक है क्या बोलते हैं, ब्रिज आर्म बोलते हैं या ब्रिज बोलते हैं। अब नेक्स्ट इसमें कंडीशन इन बैलेंस स्टेट ऑफ ब्रिज, ठीक है, एक कंडीशन हम बोल रहे हैं इन बैलेंस्ड स्टेट ऑफ ब्रिज, ठीक है। अब ब्रिज की बैलेंस स्टेट से मतलब ये वाली ब्रिज बैलेंस स्टेट से मतलब कि इसमें कोई करंट फ्लो ना हो, है ना, ठीक है। तो अगर उसमें फ्लो होने वाली करंट, जैसे उसमें गैल्वेनोमीटर लगा, गैल्वेनोमीटर में हम करंट को किससे बता रहे हैं अभी, आईजी से, तो इसमें फ्लो होने वाली करंट अगर कितनी हो, 0, कोई करंट फ्लो ना हो इस वाली आर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस स्टेट। अब वो बैलेंस स्टेट में आता कैसे, वो अभी हम सब पूरा समझेंगे डिटेल में, इसको बैलेंस में कैसे लाया जाता है, किस तरह से वो वर्क करता है, ऐसे अभी सिर्फ नाम और इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर ये किस में हो, बैलेंस स्टेट में, मतलब इसमें फ्लो होने वाली करंट जिसको अपन आईजी से इंडिकेट कर रहे हैं, अगर ये आईजी कितनी हो, 0, कोई करंट फ्लो ना हो, ठीक है। तो इस केस में जो आर्म जो डायगोनल है ना, डायगोनल है क्वाड्रेंगल जैसा बना है, तो उसकी डायगोनल कौन हो गई, AC, और दूसरी डायगोनल कौन हो गई, बी। तो इस केस में डायगोनल AC या आर्म AC एंड आर्म BD, ये दोनों क्या कहलाएगी, कंजुगेट आर्म कहलाएगी। क्या बोलेंगे इसको, कंजुगेट आर्म, है ना। कंजुगेट आर्म का मतलब क्या है, ठीक है, कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि, ठीक है, उसका मतलब बता दो, क्योंकि अगर दो चीज है ना, अगर एक दूसरे के वर्क को रिप्लेस कर दे, या हमने कहा जैसे हमारे पास 2 चीजें हैं A और B, तो अगर हम A की जगह किसका यूज कर सकते हैं, B का, और B की जगह किसका यूज कर सकते हैं, A का, मतलब दोनों एक दूसरे का काम परफेक्टली कर पाए, ठीक। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेट, है ना, ऐसा। तो अगर सर्किट किस में आ जाए, सर्किट किस में आ जाए, बैलेंस स्टेट में आ जाए, है ना, अगर ये बैलेंस में आ जाए, तो इसकी जो डायगोनल है, देखो डायगोनल में सिमिलरिटी क्या है, इसमें और इसमें देखो की तो इसमें भी लगी, बस इसमें यहाँ गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पर क्या है, सेल लगा है ना, बस सेल और गैल्वेनोमीटर का डिफरेंस है। तो अगर ये किस में आ जाए, बैलेंस स्टेट में आ जाए, तो हम सेल को किसकी जगह लगा रहे, गैल्वेनोमीटर, या गैल्वेनोमीटर को उठा के किसकी जगह लगा रहे, सेल, तब भी ये सर्किट वैसे ही काम करेगा। मतलब ये आर्म उसकी यहाँ लग जाए, ये वाली आर्म यहाँ लग जाए, तब भी सर्किट एज इट इज वर्क करेगा। इसलिए इन आर्म को दोनों को क्या बोला जाता है, कॉन्जुगेट आर्म, है ना। तो ये तो उसका इंट्रोडक्शन था, हमको यहाँ पर इसकी वर्किंग देखनी है, ठीक है, और मतलब इसका प्रिंसिपल देखना है, प्रिंसिपल प्रूव करना है, ठीक है। तो सर्किट यहाँ पर क्या है, ठीक है। तब यहाँ पर जो सर्किट इसमें ला रहे हैं हम इसको बैलेंस कंडीशन, है ना। अब बैलेंस कंडीशन में आता कैसे वो अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो इससे पहले इसमें जैसे किसका नाम आया है, एक गैल्वेनोमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर एक नई नई अभी हमने सुनी है डिवाइस, वैसे आप इंट्रोड्यूस हो गए गैल्वेनोमीटर के बारे में, फिर भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। गैल्वेनोमीटर इस तरह की एक डिवाइस होगी जो हम लैब में और इसमें देखते हैं, एक छोटी सी, है ना, जैसे एमीटर वोल्टमीटर आपने देखा है ना, वैसे ही क्या भी रहता है, गैल्वेनोमीटर होता है ना। गैल्वेनोमीटर का यूज, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का यूज क्यों काय के लिए किया जाता है, किसी सर्किट में करंट की प्रेजेंस, ठीक है, कि करंट उस सर्किट में है या नहीं, और करंट की क्या बताने के लिए, डायरेक्शन। मतलब ये एक सिंपल सी डिवाइस है जिसका यूज करंट है या नहीं है, और है तो फिर किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है वो बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर पे इस तरह से एक डायल रहेगा, उसमें ना यहाँ पे स्केल बनी रहती है, जैसे पॉइंटर लगा रहता है ना, सिर्फ रफली बता रहा हूँ अभी, तो ठीक है। और इसमें बीच में 0 रहता है ना, स्केल लगी रहेगी, और इस तरह से यहाँ पे बीच में क्या रहेगा, डायल पे 0 इंडिकेट रहेगा, है ना। और यहाँ पे 2 स्क्रू रहते हैं, ऐसे टर्मिनल होते हैं, ठीक है, इसको तार में कनेक्ट करने के लिए, सर्किट में कनेक्ट करने के लिए। तो हमको जिस भी सर्किट में करंट का पता लगाना है कि करंट फ्लो है या नहीं है, उसको हम यहाँ पे सीरीज में जोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। अब करंट होगी तो क्या होगा
कि ये जो पॉइंटर है उसमें क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब पॉइंटर अपनी जगह से हिल जाएगा, जीरो से हिल जाएगा, है ना, हट जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसमें क्या आ गया, डिफ्लेक्शन, है ना, क्या बोला जाता है पॉइंटर में, है ना, डिफ्लेक्शन आ गया, है ना। तो डिफ्लेक्शन आ गया, इसका मतलब वहां पर क्या है, करंट है, और डिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है, मतलब वो कैसा डिफ्लेक्शन, उसमें डिफ्लेक्शन नहीं है तो हम उसको नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं, है ना, मतलब उसके लिए टर्म्स बताओ कौन से टर्म यूज करते हैं, तो है ना, अगर डिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा स्टड में हो, नल डिफ्लेक्शन में है, नल डिफ्लेक्शन में है इसका मतलब उसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है, या जीरो डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ओके, ऐसे, ठीक। तो ये गैल्वेनोमीटर का यूज बताया, गैल्वेनोमीटर का यूज सिर्फ क्या है, करंट की प्रेजेंस और डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये तो हो गया गैल्वेनोमीटर का इंट्रोडक्शन, है ना। अब नेक्स्ट जो इसका प्रिंसिपल क्या है, फिर पहले उसको प्रिंसिपल समझिए कि जब सर्किट किस में आता है, बैलेंस स्टेट में आता है, मतलब बैलेंस में हमको लाना पड़ता है, उसको कैसे लाएंगे वो हम अभी समझेंगे। तो जब सर्किट बैलेंस स्टेट में आएगा तो इसकी जो चार रजिस्टेंस है ना, पी और क्यू, ठीक। अब पी और क्यू क्या है, रेजिस्टेंसेस है, कौन सी साइड, है ना, मतलब क्या होगा, ये रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस, और कौन से रेजिस्टेंसेस, एडजेसेंट साइड, मतलब जुड़ी हुई साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो किसके बराबर होगा, विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग टू एडजेसेंट साइड, ओके। तो ये उसका प्रिंसिपल है ना, मतलब क्या होगा, इसको कैसे पढ़ेंगे हम, कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक। एक बैलेंस सिस्टम, मतलब ये रूल, ये फॉर्मूला कब लगता है, मतलब ये फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसका यूज हम काय के लिए कर सकते हैं, एस की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब सिंपल सा, यहाँ एस के लिए एक फॉर्मूला मिल जाएगा हमको, एस क्या बन जाएगा यहाँ पे, आर, है ना, ये इधर आ जाएगा, और ये क्यू बाय टी, ऐसा हो जाएगा। तो अगर हमारे पास किसकी वैल्यू हो, अननोन नॉन, तो ये हम खुद लगाते हैं, है ना, ये क्यू और पी ये भी मिल जाए तो हम इससे किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एस की वैल्यू बना सकते हैं, है ना। तो ये उसका रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, फिर हमको इसको यहाँ प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, बैलेंस स्टेट में, है ना, बैलेंस स्टेट में। तो क्या पढ़ेंगे हम इसको, इन बैलेंस स्टेट ऑफ ब्रिज, इन बैलेंस स्टेट ऑफ ब्रिज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस, किसका रेशियो, ये रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ टू एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू द ratio of resistances of remaining two adjacent side, ओके। तो ये हो जाएगी इसकी क्या, है ना, स्टैंड, और इसकी क्या हो जाएगी डेफिनेशन, है ना। पहले हम उसको डेफिनेशन लेते हैं, फिर हम इसको प्रूव करके बताएंगे यहाँ पर, ठीक। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इन बैलेंस स्टेट ऑफ ब्रिज, क्या हो जाएगा, और इसको हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस को पी और क्यू से बताया है ना। ये हो जाएगी डेफिनेशन, फिर इक्वेशन में लिखेंगे पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, ओके, है ना। अब हमको ये प्रूव करके निकालना है, तो यहाँ पर प्रूफ तो सिंपल सा है, किरचॉफ लॉ से प्रूफ होगा। पहले फिर ये बैलेंस में आता कैसे है, ठीक है, और सर्किट में, है ना, करंट डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमको बताना है ना, सर्किट अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है, मतलब इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले करंट बता दें आप लोग, जैसे जैसे हम इस की को ऑन करेंगे, है ना, स्विच, तो यहाँ से क्या निकलेगी, करंट फ्लो होगी, मान लीजिए, है ना, कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक। अभी ये आई करंट कहाँ पे पहुंचेगी, जंक्शन ए पर, तो मान लेते कि कितने पार्ट में डिवाइड हो गई है, I1 और I2 के फॉर्म में डिवाइड हो गई। I1 चली गई किसमें से, रेजिस्टेंस बी में से, और I2 फ्लो हो गई रेजिस्टेंस आर में से, है ना। अब यहाँ से ये I1 कहाँ पर पहुंचेगी, पॉइंट बी पर, ठीक है, पॉइंट बी पर पहुंचेगी, फिर से वहां पर जंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो हमने क्या मान लिया कि इधर से, है ना, गैलोनीमीटर, ठीक है, गैलोनीमीटर में से कितनी करंट जा रही है, IG जा रही है ना। गैलोनीमीटर यहाँ पे, गैलोनीमीटर का रेजिस्टेंस हम जी बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, गैलो, ये जो जी लिखा हुआ है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, गैलोमीटर के रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें से फ्लो होने वाली करंट कितनी हो गई, IG। अब यहाँ से, ठीक, I1 में से IG किस में से चली गई, गैलोमीटर से, इधर से कितनी जाएगी, I1 में से इतनी चली गई ना, तो जो बचेगी कितनी बचेगी इधर, I1 माइनस IG, ये किस में से फ्लो हो जाएगी, रेजिस्टेंस क्यू में, है ना। फिर इस तरह से वो अब कहाँ पे पहुंचेगी, जंक्शन सी। अब इधर से देख ले, यहाँ जंक्शन डी पर कौन आ रहा है, I2 आ रही है, और इधर से कौन आ रहा है, IG। तो दोनों जंक्शन पे मिल रही है, तो ये दोनों मिलकर कौन, I2 प्लस IG, ये दोनों मिलकर कहाँ से फ्लो होगी,
रेजिस्टेंस एस, है ना। अब ये यहाँ रेजिस्टेंस एस में से फ्लो हो रही है। अब यहाँ सी पर, पॉइंट सी पर, ये जंक्शन सी पर दोनों करंट मिलेगी। इधर से कितनी करंट आ रही है, I1 माइनस IG, इधर से कितनी आ रही है, I2 प्लस IG, है ना। ये IG और ये IG कैंसिल, तो टोटल करंट I1 प्लस I2 और I1 प्लस I2 ही किसके बराबर है, आई की, यही बताया ना हमने, आई की किसकी होगी किसमें, I1 और, तो टोटल करंट वापस कितनी ही आएगी इसमें, आई ही आएगी। ठीक है, मतलब भले ही करंट कितने भी बार बीच में डिवाइड हो जाए, सब डिवाइड हो जाए, बीच में अगर, है ना, तो ये स्टोरेज डिवाइस या करंट को या चार्ज को स्टोर करने वाली डिवाइस नहीं है, तो घूम फिर कर उतनी ही करंट वापस आएगी जितनी सेल में से यहाँ से निकली, है ना। तो सेल में से हमने आई करंट निकलते बताई, तो रिटर्न भी आई ही आएगी। ठीक है, तो ये हो गया करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब सबसे पहले, ठीक, हम यहाँ ये समझ लें कि इसको बैलेंस में कैसे लाया जाता है। ठीक है, बाकी तो फिर प्रूफ सिंपल सही है, प्रूफ इजी है। ठीक है, बैलेंस में कैसे आएगा ये, ओके। तो यहाँ देखो, तो बैलेंस में कैसे लिया जाता है, ठीक। तो हम इसको एक वैल्यू दे देते हैं मान लो, ठीक है। जैसे पोटेंशियल ईएमएफ क्या है, ठीक है, मतलब बैटरी का वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट मान, ठीक है। एक चीज और समझ लो पहले, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल मतलब क्या है, एनर्जी, है ना। मतलब पोटेंशियल से मीनिंग हमारा माइंड में क्या ही रहेगा, एनर्जी ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर, जैसे ये रेजिस्टेंस हो, ठीक है, इस पर इधर कितना वोल्ट मिला, 5 वोल्ट मिला इधर, है ना। और ये रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम का रेजिस्टेंस। करंट कितनी जा रही है इसमें, है ना, करंट हमने मान लिया कितना जा रही है, 1 एम्पियर जा रही है। तो ये रेजिस्टेंस करता क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन, ये जो चार्ज है ना, कितनी एनर्जी लेकर चलेगा, 5 वोल्ट। मैंने सिर्फ इतना पार्ट बनाया है, ठीक है। इसके अंदर चार्जेस कितनी एनर्जी लेकर चल रहे होंगे, 5 वोल्ट। अब वो 5 वोल्ट लेकर कहाँ पर आएगा, रेजिस्टेंस की स्क्रीन पर आएगा। अब रेजिस्टेंस में से जब पास होगा, रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। रेजिस्टेंस करता क्या है, रेजिस्टेंस हमने बोला ना कि वो प्लस पॉजिटिव आयन से टकराता है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से 5 वोल्ट एनर्जी लेकर वो चले थे, उसमें से, है ना, यहाँ पर कुछ लॉस ऑफ एनर्जी आ जाएगा। तो कितना आएगा, ओम्स लॉ से निकाल लो। ओम्स लॉ से मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट कितनी है, 1 मानी हमने, रेजिस्टेंस कितना है, 2 है, तो 1 इंटू 2। पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ गया, 2 वोल्ट का आ गया। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। डिफरेंस मतलब इधर के पोटेंशियल में और इधर के पोटेंशियल में कितने का डिफरेंस होगा, 2 वोल्ट का। ये कितने की गिरावट होगी, है ना, तो उसको अपन पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलते हैं, है ना। तो कितने का ड्रॉप आ गया यहाँ पे, तो फिर 2 वोल्ट मतलब रेजिस्टेंस ने उसकी एनर्जी लॉस कर दी, तो इधर कितना बचा, 3 वोल्ट रेजिस्टेंस बचेगा। ठीक है, मतलब कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इस पे, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये भाग क्या करना, ठीक, मतलब ओके। अब देखो यहाँ पर, जैसे हमने बोला कि ये, ठीक है, हम बैलेंस में आता कैसे, वो हमको बताना है ना, बैलेंस में आने का तरीका समझाना है। तो ये जो हमने अभी सर्किट बताया है, ये वाला, जैसे पॉइंट डी पे हमने इसको कनेक्टेड दिखा दिया, एक्चुअल में ये कनेक्टेड नहीं होता है ना। इसका जो प्रैक्टिकल फॉर्म है ना, यहाँ पर ये वायर फ्री होता है, मतलब इस वायर को हम कहीं पर भी टच कर सकते हैं ऐसे। वो हमने कनेक्टेड वाली दिखाया, लेकिन इसको जब हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली यूज करते हैं, इसका एक्सपेरिमेंटल फॉर्म कौन सा है, मीटर ब्रिज। तो जब आप वहाँ लैब में यूज करते हैं तो ये वायर ओपन होता है, इस वायर को हम इस पूरे वायर पे कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। इसको टच करके हम क्या लाते हैं, इसको बैलेंस स्टेट में लाते हैं। प्रैक्टिकली हम इसको यहाँ टच करेंगे और किस गैलोमीटर को देखेंगे कि गैलोमीटर में फ्लो होने वाली करंट है या नहीं। तो गैलोमीटर में करंट अगर हमारी क्या आ गई, 0 आ गई, तो समझ लो किस में आ गया, बैलेंस स्टेट में। तो बैलेंस स्टेट में आ गया, ये चारों रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं और आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो बैलेंस में देखो आता कैसे, हमको क्या समझ में आया, सबसे पहले ये जो पॉइंट है ये फ्री होता है, मतलब इसको हम कहीं पे भी टच कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो कि मान लो हमने इनिशियली उसको कहाँ टच करके रखा है, इस जगह टच करके रखा, मान लो पॉइंट D1 डी डैश पर। ठीक है, अब यहाँ करंट कब फ्लो नहीं होगी, हमको करंट फ्लो होने की कंडीशन पता है। ठीक है, किसी कंडक्टर में करंट कब फ्लो होगी या किसी रेजिस्टेंस में करंट कब फ्लो होगी, जब उस पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब एक एम पे हाई पोटेंशियल और दूसरे पर लो पोटेंशियल हो, तभी उसमें क्या फ्लो हो पाएगी, करंट फ्लो हो पाएगी। अगर दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये जो क्या है, ब्रीच है, गैलोमीटर है, इसमें करंट कब फ्लो होगी, जब बी
और पॉइंट डी में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक, तभी इसमें करंट जाएगी। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब बी और डी का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, तो उसमें इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। और करंट नहीं जाएगी मतलब वो किस में आ गया, बैलेंस स्ट्रेट। तो जब हम इस वायर को इधर उधर टच करते हैं यहाँ पर इस वायर पे, तो एक्चुअल में पॉइंट बी और डी का पोटेंशियल ही सेट होता है, मतलब पॉइंट बी और डी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उसको हम नंबर से समझते हैं। जैसे मान लो कि बैटरी का वोल्ट कितना है, 5 वोल्ट, तो यहाँ पर कितना वोल्ट मिला होगा, पॉइंट ए पर कितना पोटेंशियल आया है, 5 वोल्ट आया है। अब इस पी के अक्रॉस है ना, मतलब जो रेजिस्टेंस पी है उसके इस एंड पर भी कितना आया है, 5, इसके अक्रॉस भी कितना आया है, 5। अब मान लेते हो कि जो पी है, इस पी की वैल्यू कितनी है, 2 ओम है ना, कितना रेजिस्टेंस है वहां पे, 2 ओम है पी की वैल्यू, और फ्लो होने वाली करंट कितनी है, 1 एम्पियर है। मतलब अभी उसको समझने के लिए अपन नंबर्स दे रहे हैं मन से, तो करंट की वैल्यू कितनी है वहां पे, 1 एम्पियर है, करंट 1 एम्पियर जा रही है, रेजिस्टेंस कितना है, पी की वैल्यू कितनी है, तो कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितने का आ जाएगा, 2 वोल्ट का आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या मिल रहा था, 5 वोल्ट, इसमें कितने वोल्ट का आ जाएगा, 2 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा। तो फिर इधर कितना बचेगा, 3 वोल्ट बचेगा। मतलब पॉइंट बी पर कितना वोल्ट आ गया, 5 है ना, पॉइंट बी पर कितना पोटेंशियल है अभी, 3 वोल्ट है। अब देखो यहाँ इसका तो 3 हो गया, अब इधर आ जाए, है ना। अभी मान लेते हैं हमने इसको वायर को कहाँ टच करके रखा है, टी डैश पे टच करके रखा है। अब देखो यहाँ पर हमको एक बार पता है जो कि रेजिस्टेंस वायर की लंबाई पर डिपेंड करता है, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो देखो अभी हमने उसको डी डैश पे टच किया है, तो वायर की लेंथ क्या है, अभी कम है। तो अभी मान लेते हैं यहाँ पर जो कि इसका रेजिस्टेंस कितना है अभी, 1, ठीक है, कितना है, 1 या 1, सॉरी रेजिस्टेंस वो है ना, पोटेंशियल रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं, 1 ओम का रेजिस्टेंस। करंट इसमें भी हम कितनी ही मान लेते है ना, करंट इसमें भी 1 ही मान लेते हैं समझने के लिए, थोड़ा सा आसान है वो कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो करंट इसमें भी 1 एम्पियर मान लीजिए, इसमें कितना रेजिस्टेंस है, 1 ओम, तो कितने का ड्रॉप आएगा इसमें, इसको भी कितना ही मिला होगा इधर, 5 वोल्ट इसको भी मिला होगा, है ना, ठीक। तो 5 वोल्ट इस पे कितने का ड्रॉप आ गया, 1 इंटू 1 कितने वोल्ट का ड्रॉप आ गया, 1 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। तो फिर इधर कितना ड्रॉप पोटेंशियल पहुंचा, 4 वोल्ट का, मतलब डी डैश का भी कितना वोल्ट है, 4 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल क्या है, हाई है, और इसका पोटेंशियल, तो अभी इसमें करंट फ्लो हो जाएगी। मतलब अभी किसमें नहीं आया, ये बैलेंस में नहीं आया, ठीक। अब हम इस है ना पॉइंट को जो डी डैश पे कनेक्टेड था, ठीक है, मतलब उसमें जॉकी लगी होती है, पेन जैसी डिवाइस होती है, तो उसी को टच करके उसको जॉकी बोलते हैं। हम मान लेते हैं कि हमने इसको, ठीक है, ये वाले वायर को यहाँ टच कर दिया, ठीक है। अब वायर की लंबाई बढ़ गई, लेंथ उसकी क्या होगी, बढ़ गई, रेजिस्टेंस भी क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो मान लेती कि पहले 1 ओम रेजिस्टेंस था, अब इंक्रीज होगी, कितना हो गया, 2 ओम हो गया। करंट कितनी है, 1 एम्पियर, तो इस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितने का आ गया, 2 वोल्ट का ड्रॉप आ गया इस पे। तो इधर कितना पहुंचा, 3 वोल्ट, है ना, 5 इसको भी मिला था, इसका रेजिस्टेंस हमने ऐसे टच किया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट का आ गया, इधर भी कितना आ गया, 3 वोल्ट। अब देखो पॉइंट बी पर भी पोटेंशियल 3 वोल्ट की है, इस पर भी पोटेंशियल कितना है, 3 वोल्ट। तो अब दोनों का पोटेंशियल सेम आ गया, अब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, मतलब अब ये किस में आ गया, बैलेंस स्टेट में आ गया। ध्यान रखना एक बात, बैलेंस स्टेट में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, है ना, एक ऑब्जेक्टिव जैसा ही याद रखो अभी, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे। ये करंट हमको पता है कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। अगर हम यहाँ पर, ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करें, पोटेंशियल कितना, रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब अगर हम करंट 0 बोल लेते हैं, करंट की वैल्यू कितनी, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट का, ठीक है। मतलब अगर हमने बोला कि इसमें अगर कोई करंट नहीं जा रही है, तो ये कैसे ट्रीट कर रहा होगा, कि इसका रेजिस्टेंस कैसे हो, इनफाइनाइट। मतलब हमको एक क्या बात नोटिस हुई कि बैलेंस स्टेट में ब्रिज का रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, है ना। मतलब ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, इन बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इट्स रेजिस्टेंस इज, तो कितना होगा, बैलेंस सिस्टम में करंट जाने देता है क्या, करंट नहीं जाने दे रहा ना, करंट 0 फ्लो हो रही, तो करंट 0 है तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। तो बैलेंस सिस्टम में करंट नहीं जाएगी तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, इनफाइनाइट। तो क्या याद रखना हमको, इन बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज।
इट्स रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। ओके, तो ये तो था बैलेंस में आने का तरीका। अब हमने जो उसका प्रिंसिपल ये जो फॉर्मूला बोला था है ना, अब हमको ये फॉर्मूला प्रूव करके दिखाना है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू लिखी है हम इसको हटा रहे हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं इसको प्रूफ देन बाय किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स लूप। ठीक है, इसमें लिखा है इन क्लोज्ड सर्किट या क्लोज्ड लूप। ठीक है, लूप का नाम लिख रहे हैं हम, डायरेक्शन भी हमने दिखा दी यहाँ पे ना, जैसे चल रहे हैं ए बी डी ए। ठीक है, ए बी डी ए। ठीक है, सेकेंड लॉ लगाना है। सेकेंड लॉ मतलब ये समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट इन रेजिस्टेंस और ईएमएफ ई वाला। तो यहाँ से चल रहे हैं हम, यहाँ से किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऐसे। तो इसमें आने वाली करंट देख लो कौन है, I1, और किस में से जा रही है, ई में से, और उसी की डायरेक्शन में चल रहे हैं हम। तो साइन क्या होगा उसका, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा I1 P प्लस लगाने की जरूरत नहीं है ना, I1 P ये करंट और उसका रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो I1 P अब कहाँ पर आ गए, बी पर, बी से इधर आ रहे हैं। तो करंट कौन सी है और टाइम से जा रही है, गैलोमीटर में से, उसका रेजिस्टेंस क्या है, जी है। तो क्या आ जाएगा है ना, I2 और IG जी। और साइन क्या होगा उसका, उसी की डायरेक्शन में चल रहा है। तो साइन क्या होगा उसका, पॉजिटिव। सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो पॉजिटिव माना है हमने। ठीक है, फिर इधर कहाँ पर आ गए, डी पर। अब डी से किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं ना, एक बार। तो I2 के अपोजिट में चल रहा है। तो I2 का साइन क्या होगा, नेगेटिव है ना, I2 नेगेटिव और उसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर इसको अब क्या देखना है, अप्लाइड ईएमएफ। तो इसमें कोई ईएमएफ है क्या, इसमें नहीं है ना। तो इक्वल टू क्या, 0। ठीक, फिर कहां पर, इन बैलेंस स्टेट। ठीक है, बैलेंस स्टेट में प्रूव करना है। तो इसमें बैलेंस स्टेट ऑफ ब्रिज। ठीक है, IG कितना होगा, 0 होगा है ना। तो बैलेंस स्टेट I इक्वल टू 0। तो ऊपर वाली इक्वेशन में हम I इक्वल टू 0 पुट कर दे। ठीक है, डायरेक्ट लिख दे। तो क्या क्या बचेगा यहाँ पर, I1 P बचेगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, अंडरस्टूड है। ये IG कितना हो जाएगा, 0। ये तो टर्म हट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ I2 R L इक्वल टू 0। इसको ट्रांसपोज कर दोगे I1 P और ये I2 को इधर ले जाओगे, नेगेटिव वाले टर्म को I2 R। इसको क्या दे दिए, फर्स्ट इक्वेशन। फिर सिमिलरली कहाँ पर, क्लोज लूप। ठीक है, हमने यहाँ पर दिखा भी दिया कि क्लोज लूप नाम इसका क्लोज लूप बी सी बी बी। ओके, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर है ना, ये करंट और रेजिस्टेंस देखते चलो। क्या है यहाँ पे करंट, I1 माइनस IG है ना, क्या है I1 माइनस IG, इसमें से फ्लो हो रही है रेजिस्टेंस Q में से है ना। फिर कहाँ पहुंच गए हम, C पर। फिर C से I2 प्लस IG इसमें से जा रही है S, और हम उसके अपोजिट में जा रहे हैं है ना। तो साइन क्या आएगा, माइनस। तो क्या होगा I2 प्लस IG और S है ना। अब कहाँ पे, D पर आ गए, D से ऐसे जा रहे हैं। तो अपोजिट कौन आएगा उस पार्ट में, IG और किसमें से G, और उसके अपोजिट में जा रहे हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव में IG और G है ना। फिर येलो ने और ईएमएफ इसमें भी नहीं है, तो कितना आएगा, 0। फिर इसमें भी बैलेंस स्टेट वाली कंडीशन, बैलेंस स्टेट में IG कितना है, 0 है। तो IG 0 रखने के बाद जो बचेगा वही लिखा हो, सिर्फ यहाँ पे I1 Q बचेगा है ना। यहाँ पर ये I2 S है ना, और ये कम पूरा 0 हो गया है ना। फिर ये 0, फिर इसको ठीक है क्या कर देंगे हम, ट्रांसपोज। तो I2 S इसको दे रहे इक्वेशन 6 है ना, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, I1 P I1 Q और उधर ठीक है I2 R, मतलब ठीक है आधे टेस्ट में आधे टेस्ट से डिवाइड और इसमें ऐसे। ठीक है, ये कैंसिल होने के बाद कैंसिल P बाय 2 R बाय S। ठीक है, ये हो गया उसका प्रूफ। ठीक है, और एग्जाम में वो पूछता है ना, मतलब प्रिंसिपल डिफाइन जैसा क्वेश्चन लिखा है वैसे। ठीक, और मैंने इसमें अभी एक ऑब्जेक्टिव बताया था, हमने क्या बताया था, बैलेंस स्टेट वाला।
वीटस्टोन ब्रिज पे ऑब्जेक्टिव बनाता है, यानी ऑब्जेक्टिव बनाता है इन वैलेंस स्ट्रेट विथ द रेजिस्टेंस ऑफ वीटस्टोन ब्रिज। कितना होगा, कितना होगा, बैलेंस स्ट्रेट बोर्ड है ना, तो बैलेंस स्ट्रेट में करंट नहीं जाने देगा, तो बैलेंस स्ट्रेट में वीटस्टोन ब्रिज का रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट। ओके, और नेक्स्ट मुझे यहाँ पर इसी पर एक और क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ वीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, वीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म इज क्या रहेगा, मीटर ब्रिज, ठीक है, मतलब मीटर देखिए एक डिवाइस है जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, मतलब वीटस्टोन ब्रिज तो सिर्फ एक थ्योरेटिकल है ना, ठीक, मतलब इसको सिर्फ थ्योरी समझाने के लिए ऐसा सर्किट बनाया गया है, इसको प्रैक्टिकली यूज करने के लिए जो पूरा अच्छे से उसको बनाई गई है वो डिवाइस हमारी क्या कहलाती है, मीटर ब्रिज, है ना। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है वो, इसलिए लिख दिया, ठीक है।